Hello, hi everyone, myself Devojit. Welcome to our YouTube channel Parahali. Today I will discuss the second part of your chapter Economic Development. ठीक है, इसके पहले मैं इस चैप्टर के रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे YouTube चैनल पे, तो पहले वो वीडियो कंटिन्यू करना, उसके बाद ही ये वाला कंटिन्यू करना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हमने जो पहले वीडियोस आए थे इस पे पार्ट 1 में, उसमें हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, काउंट्री के परफॉर्मेंस को कैसे जज किया जाता है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हम डिसाइड करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में. तीनों अलग अलग टर्म है, इकोनॉमिक ग्रोथ अलग टर्म है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग टर्म है, इकोनॉमिक प्लानिंग भी अलग टर्म है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी अलग टर्म है. ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है. देखो प्लानिंग तो आपको सबको पता है. जैसे आप लोगों के नेक्स्ट मंथ एसएसएलसी एग्जाम है, तो आप एक महीने में आप लोग प्लानिंग करोगे कौन सा सब्जेक्ट को किस पर्टिकुलर टाइम में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, तो ये होता है प्लानिंग. ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, हमारे जो काउंट्री के इकोनॉमी है उसको हम कैसे प्लान करते हैं, काउंट्री को कैसे डेवलप किया जाएगा, किस टाइम में हम डेवलप करने की बात सोच रहे हैं, उसके बाद क्या क्या और चीज़ हमको चेंज करना पड़ेगा ताकि काउंट्री इस पर्टिकुलर टाइम में डेवलप्ड होना चाहिए. तो ये होता है पर्टिकुलरली इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है, economic planning is an instrument to attain a set of well-defined objectives within a definite time period as determined by central planning authority. देखो आपका जो स्टडी है वो आप खुद डिसाइड करते हो कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ना है, उस पर्टिकुलर टाइम में वो सब्जेक्ट पढ़ना है. तो हमारे काउंट्री के लिए ना एक अथॉरिटी होता है जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और वो डिसाइड करता है कि काउंट्री को अगले 5 साल में, अगले 10 साल में कैसे डेवलप करना है, वो डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेंट्रल प्लानिंग एजेंसी, ये एक एजेंसी है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश्ड हुआ एक इंस्टीट्यूशंस है जो डिसाइड करते हैं कि एक डेफिनेट टाइम पीरियड में, मान लो कि 5 साल में या फिर 10 साल में, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा काउंट्री के लिए. मान लो कि हमें अगले 10 साल में पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, गरीबी हटाना है. ठीक है, तो वो होता है इकोनॉमिक प्लानिंग. तो इसलिए बोला विद इन डेफिनेट टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के बीच में होना चाहिए, मतलब 5 साल के बीच में हम गरीबी को एलिमिनेट करेंगे. ठीक है, वो एक टारगेट लेना चाहिए. इन इंडिया द प्लान इज फॉर्मुलेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर. देखो इंडिया में प्लानिंग कैसा होता है, 5 ईयर के बाद, मतलब आज मान लो 2025 है, आज से 5 साल बाद या फिर 2030 के अंदर हम इस चीज को खत्म कर देंगे. कोई डिजीज होगा खत्म कर देंगे उसको, या फिर कुछ चीजों को डेवलपमेंट करना है, अगले 5 साल में हम डेवलप करेंगे. तो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया के हिसाब से 5 ईयर के बाद प्लानिंग किया जाता है. ठीक है, इन जनरल द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया टू रेज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स होता है इस प्लानिंग लाने के लिए, प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव्स मेनली क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को इंक्रीज करना है. मतलब मान लो हमारे इकोनॉमी अब 2% पे ग्रोथ कर रहा है, हमको 5 साल के अंदर इकोनॉमी को 5% से ग्रोथ करना है. ठीक है, तो वो जो ग्रोथ रेट है ना उसको इंक्रीज करना चाहिए. उसके बाद टू रिमूव द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. आपको भी पता है हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है, कहीं पे पोर लोग रहते हैं, कहीं पे रिच लोग रहते हैं, उन दोनों के बीच में इनइक्वालिटीज है. कुछ सेक्शंस के लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता, कुछ सेक्शंस के लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है. तो ये जो इनइक्वालिटीज है इन दोनों के बीच में, उसको रिड्यूस करना चाहिए. टू रिमूव पॉवर्टी, मैंने पहले ही बोला 5 साल के प्लानिंग में हमें ये फोकस करना चाहिए कि गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं हम. ठीक है, टू एक्सपांड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, मान लो एक पर्टिकुलर प्लेस पे आज बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए, 5 साल के अंदर ये जो पर्टिकुलरली लोग हैं उन लोगों को नौकरी मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले. ठीक है, टू रिमूव द रीजनल इनइक्वालिटीज. रीजनल इनइक्वालिटी मतलब देखो इंडिया में हर एक स्टेट वेल्दी नहीं होता, कुछ स्टेट थोड़ा गरीब होता है, मतलब कि प्लानिंग के मामले में उन लोगों के पास पैसा थोड़ा कम होता है, और कुछ स्टेट रिच होता है. तो ये दोनों के बीच में जो इनइक्वालिटीज है इसको कम करना चाहिए, हर एक स्टेट इक्वली डेवलप्ड होना चाहिए. ठीक है, टू एंश्योर द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग
डैमेज टू द एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट लास्ट के वीडियो में समझाया था, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए प्लानिंग के दौरान कि एनवायरनमेंट को हम नहीं करते हुए हमें कैसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ये जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है ये हमारे प्लानिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। ठीक है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान down to the 12th 5-year plan, the Planning Commission of India formulated the objectives, prepared the strategy of investment। देखो मैंने पहले बोला था इंडिया का जो प्लानिंग होता है ना, इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग होता है वो 5 साल के बाद होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? 5-year प्लान, उसको बोलते हैं 5-year प्लान। वो पहले मैंने डिस्कस किया था कि एक सेंट्रल एक अथॉरिटी होता है, मतलब सेंट्रली एक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होता है जो ये डिसाइड करता है कि कैसे प्लानिंग करना चाहिए, 5 साल में हम क्या क्या करेंगे। तो इंडिया के केस में ये कौन डिसाइड करता है? द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यही याद रखना, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं कि हमें 5 साल में क्या कुछ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट 5-year प्लान जब मतलब फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जो 5-year प्लान लाया था उसके बाद से 12 5-year प्लान तक ये जो प्लानिंग था, ये प्लानिंग कौन करता था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया करता था। ठीक है, फॉर्मुलेटेड द ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपेयर्ड द स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये डिसाइड करता था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। एक्सप्लोर्ड द वेज ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जितने भी हमारे इंडिया में रिसोर्सेस है उसको कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये सारा का सारा प्लानिंग कमीशन डिसाइड करता था फर्स्ट से 12 तक 5-year प्लान तक। ठीक है, टू इवेलुएट एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द वेरियस स्कीम एंड द प्रोजेक्ट कवर्ड बाय द प्लान। कुछ स्कीम्स जो 5 साल के अंदर आए थे उस स्कीम्स को कैसे और इफेक्टिव बनाया जाए, लोगों के लिए कितना हेल्पफुल था, ये सारा का सारा जो प्लानिंग है ना ये कौन करता था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया करता था फ्रॉम फर्स्ट 5-year प्लान टू 12 5-year प्लान। अब थोड़ा इसको डिटेल भी देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट प्लान कब आया था? 1951 को, और ये 5 साल के बाद 1956 को खत्म हुआ था। ये था पहला प्लान इंडिया का। ये डेट थोड़ा याद रखना, अप्रैल 1951 टू मार्च 31 1956, ये था फर्स्ट 5-year प्लान। उसके बाद प्लानिंग कंटिन्यू था, 1956 से एक स्टार्ट हुआ था 1961 तक, इसे बोलते हैं सेकेंड 5-year प्लान। ठीक है, ये फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। और देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करते हुए 12 तक था। 12 5-year प्लान कब था? 2012 से 5 साल के बाद 2017 तक। ठीक है, मतलब क्या है? 1951 से लेकर 2017 तक जो प्लानिंग हुआ था इंडिया को कैसे डेवलप करना है, कौन सी इनइक्वालिटीज कम करना है, तो ये सारा का सारा प्लान कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाता था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आया नीति आयोग। देखो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो था, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इसकी जगह पे हम एक नया इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जिसका काम भी यही होगा कि कैसे प्लानिंग करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नया इंस्टीट्यूशंस बनाया जिसका नाम था नीति आयोग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। पहले जो काम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया करते थे वो काम अब नीति आयोग करेंगे। ठीक है, नीति आयोग, नीति स्टैंड्स फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म है नीति का, ये थोड़ा आप याद रखना पड़ेगा कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नाम पे ही लिखा हुआ है, इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, इंडिया को कैसे और डेवलप्ड बनाना है। ठीक है, नीति आयोग हैज कम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम जनवरी 1 2015। ठीक है, नीति आयोग जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उन लोगों का, कब से स्टार्ट हुआ? 2015 जनवरी 1 को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नीति आयोग का काम है कब से ऑपरेशनलाइज हुआ, कब से हुआ? 2015 को, जनवरी 1 से। द फर्स्ट मीट ऑफ नीति आयोग वाज हेल्ड ऑन February 8 2015। जो पहला मीटिंग था नीति आयोग का वो कब बैठा था? February 8 में 2015 में, इन दिल्ली पे बैठा था। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, द अदर मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग आर वाइस चेयरमैन, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। जो नीति आयोग के अदर मेंबर्स है,
प्राइम मिनिस्टर के अलावा वो कौन सा है, वाइस चेयरमैन है। देखो ये है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, सुमन बेरी, ये प्रेजेंटली है, ठीक है। उसके बाद कौन हो सकता है, चीफ मिनिस्टर, जितने भी स्टेट्स है उसके चीफ मिनिस्टर्स का मेंबर हो सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जो इंडिया में यूनियन टेरिटरीज है उनका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो नीति आयोग का मेंबर हो सकता है। 4 सेंट्रल मिनिस्टर्स, 4 सेंट्रल मिनिस्टर्स उसके मेंबर हो सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड द एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट है वो भी एक नीति आयोग का ही मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डेमोक्रेटिक प्लानिंग। यहां तक क्लियर है? यहां तक हमने डिस्कस किया कि पहले जो काम प्लानिंग कमीशन करता था, इंडिया के लिए प्लानिंग करता था, वो काम अब कर रहे हैं नीति आयोग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डेमोक्रेटिक प्लानिंग। प्लानिंग इन इंडिया इज डेमोक्रेटिक प्लानिंग। इंडिया में जो भी प्लानिंग होता है वो डेमोक्रेटिक प्लानिंग होता है। मतलब क्या है इसका, देखो, इन डेमोक्रेटिक प्लानिंग द पीपल पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्लान मेकिंग। मैंने बोला कि जो 5 साल में हम एक प्लान बनाएंगे इंडिया को कैसे चेंज करना है, तो ये प्लान में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, पीपल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। देखो आपको सभी को पता है जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन होता है 3 टाइप के होता है। एक तो होता है सेंट्रल लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे और एक होता है लोकल लेवल पे, मतलब पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज। गांव के लिए पंचायत है और जो सिटीज है उनके लिए म्यूनिसिपैलिटीज है, ठीक है। एट ईच लेवल द प्लान स्कीम्स आर डिस्कस्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। देखो आप लोग क्या करते हो, जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में आप एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हो। वो रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली पे जाके या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होता है उस पे जाके वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कैसे प्लानिंग बनाना है, कौन सा स्कीम्स आना चाहिए। तो देखो मेनली आप ही पार्टिसिपेट कर रहे हो क्योंकि आपने वोट दिया, आपके द्वारा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो ही जाके प्लान बनाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल फॉर्मुलेट एंड डिस्कस द स्कीम्स एट द लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकल बॉडीज, इट इज नोन एज द ग्रास रूट प्लानिंग, ठीक है। लोकल लेवल पे भी आपने भी देखा होगा कि पंचायत में भी इलेक्शन होता है, म्यूनिसिपैलिटी से भी इलेक्शन होता है। तो आप लोग क्या करते हो, इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो और जो आपके जो उम्मीदवार है उसको इलेक्ट करते हो। तो वो जगह क्या करता है, स्कीम्स बनाता है, प्लानिंग करता है कि कैसे डेवलप करना है गांव को, कैसे गांव में हर फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए। तो इसलिए इस प्लानिंग को क्या बोलते हैं, ग्रास रूट प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हैज कवर्ड ए पीरियड ऑफ मोर देन 60 ईयर्स। ये तो आपको पता है 1951 से लेकर स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक प्लानिंग, अब मोर देन 60 ईयर्स हो चुके हैं। द पीरियड ऑफ प्लानिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट फ्रॉम 1951-52 टू 1990-1991 एंड फ्रॉम 1991-1992 टू प्रेजेंट, ठीक है। मतलब क्या है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुआ था 1951 से लेकर आज तक, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है 1951 से लेकर 1991 तक और दूसरा पार्ट में 1991 से लेकर आज तक जो भी प्लानिंग हुआ है, ठीक है। इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ प्लानिंग दैट इज 1951-52 टू 1990-91, तो इस टाइम में क्या हुआ था, 1951 से लेकर 1991 तक जो प्लानिंग हुआ था इंडिया पे, The public sector was the leading sector in the economy. देखो इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर होते हैं। तो अब देखो पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है कि इकोनॉमी का जो सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। आपने नाम सुना होगा ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। उसके बाद आपने और जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनीज होती है वो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर एजेंसीज होती है। और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है, जैसे एयरटेल हो गया, आप मान लो टाटा हो गया, उसके बाद आप मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया मुकेश अंबानी का। तो ये सारा का सारा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। तो उस टाइम के दौरान जो पब्लिक सेक्टर था वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करता था इंडिया के इकोनॉमी पे, ठीक है। द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वाज सेकेंडरी। तो उस टाइम में मेन रोल कौन करता था, पब्लिक सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था वो सेकेंडरी था, उसके बाद था, ठीक है। इन इंडियन इकोनॉमी द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, हेंस इट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको पता ही है इंडिया में
कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिसको प्राइवेटली कंट्रोल किया जाता है। मैंने एग्जांपल भी जस्ट दिया। तो इसलिए इंडिया को क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर भी रहेगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, ठीक है। In the first period or phase or at economic planning in India, the major objectives of planning were, देखो इस टाइम में जो भी प्लानिंग आया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रेज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक का जो ग्रोथ है वो अब मान लो अगर 2% है तो उसको इंक्रीज करके 5% में ले जाना है हमें, ठीक है। टू गिव इंपॉर्टेंस टू द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आएगा फ्यूचर में उसको कैसे यूज करके हम लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। टू अटेन द सेल्फ रिलायंस, हमें आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, उसके लिए हमें डिस्कस करना चाहिए। टू सिक्योर द सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस मतलब हर सेक्शंस के लोगों को जस्टिस मिले, इक्वली देखा जाए हर सेक्शन के लोगों को, उसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। तो एक सोसाइटी में सोशल जस्टिस कैसे स्टैब्लिश्ड होना चाहिए उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये था ऑब्जेक्टिव्स जो 1951 से लेकर 1991 तक जो प्लानिंग लाए थे, इसका एक ऑब्जेक्टिव्स था, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग दिस पीरियड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। जो हमने प्लानिंग किया था इंडिया का ग्रोथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली नहीं हुआ था। क्यों? सम ऑफ द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सच अ ग्रोथ रेट वेर द चाइनीज एग्रेशन। आपको पता होगा 1962 में चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था, उसने क्या हुआ था, हमारा जो इकोनॉमी है उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया। द इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था 1965 में, तो उसके वजह से क्या हुआ, हमारा जो इकोनॉमिक है इतना ग्रोथ नहीं हुआ। पोर रेनफॉल एंड रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस इन इंडिया, उस टाइम में रेनफॉल भी कम हुआ था, इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सर्वाइव थोड़ा मुश्किल हुआ था उन लोगों के लिए। एंड रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस, और इंडिया में भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस होता था, जो पॉलिटिकल पार्टीज रूल करने आते थे वो इनस्टेबल था, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस टाइम के दौरान इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। हम कुछ एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे लेकिन हमारा ग्रोथ उतना हो नहीं रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज जस्ट 3.5%। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा था तब कितना था, 3.5% था सिर्फ, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर इंक्रीज्ड फ्रॉम 28% टू 40.5%। उस टाइम में जो सर्विस सेक्टर का इन्फ्लुएंस था इकोनॉमी में, सर्विस सेक्टर मैंने पहले ही बोला आपको, जो पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, तो उनका जो रोल था वो इंक्रीज होकर 28% से लेकर 40.5% तक इंक्रीज हुआ। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे प्राइमरी सेक्टर भी बोला जाता है, टू इंडियाज नेशनल इनकम डिक्लाइंड फ्रॉम 59% टू 34.9%। जो इन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था हमारे इकोनॉमी में, हमारे नेशनल इनकम में, वो डिक्रीज हो गया था। 59 था पहले 59%, लेकिन उसको 34.9% हुआ था। क्यों? क्योंकि पहले बोला था मैंने पोर रेनफॉल, उस टाइम में रेनफॉल भी थोड़ा कम हुआ था, इसलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर का मतलब थोड़ा नुकसान हुआ था, ठीक है। इंडिया विटनेस्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द मिड 60s। 1960 के दौरान हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लाइज दैट द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल आउटपुट brought about by the application of modern technology to agriculture। हम एग्रीकल्चर में कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके उनका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में सोचा गया था, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये था 1951 से लेकर 1991 तक, यहां तक जो ग्रोथ था, सॉरी ये ठीक से लिख देता हूं मैं, 1951 से लेकर 1991 तक जो ग्रोथ हुआ था उसके बारे में थोड़ा फीचर सही है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेकेंड फेज। सेकेंड फेज कब स्टार्ट हुआ था? 1992 से लेकर, यहां पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ था 1991-92 से लेकर प्रेजेंट है आज तक, ठीक है। सेकेंड फेज ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1991 टू 92 टू प्रेजेंट डे, मैंने आज तक 1991 से लेकर आज तक जो प्लानिंग हुआ था वो सेकेंड फेज में आते हैं। इन दिस पीरियड द इंपॉर्टेंस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड
एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर टू दैट एक्सटेंड हैज डिक्लाइंड। हमने पहले देखा था कि पब्लिक सेक्टर का दबदबा था पहले फेज में, लेकिन ये अब डिक्लाइन होने वाला है सेकेंड फेज में। और 3 वर्ड आपको याद रखना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक इतना ही होगा। आप लोग थोड़ा देखना, ये वाला स्लाइड तो मिल ही जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उससे हमें इकोनॉमी को क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।